नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासनकाल रहा था और इसने इससे पूर्व लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में एक नए वंश की स्थापना की थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा इस रियासत के मालिक थे और उनकी माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर पितृपक्षे तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्षे चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसकी धमनियों में तुर्कों और मंगोलों का रक्त प्रभावित हो रहा था। बाबर की ताजपोशी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की 1494 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात फरगना की गद्दी पर उन्हें 11 वर्ष की अल्पायु में ही बैठा दिया था और राजगद्दी संभालते ही उस पर उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा, जो कि समरकंद के शासक थे, और दूसरी ओर उसके मामा महमूद खान ने उस पर आक्रमण कर दिया था, परंतु उसने अपनी सूझबूझ और अपनी दादी की सलाह के आधार पर इन दोनों ही आक्रमणकारियों को वापस फरगना से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी शुरुआत से ही बाबर ने अपनी योग्यता के द्वारा अपने इस छोटी सी रियासत को संभाल कर रखा था, परंतु उसके मन में हमेशा ही अपने पैतृक राज्य की राजधानी समरकंद पर अधिकार करने का सपना था और ये उसी मौका 1497 ईस्वी में मिला था, क्योंकि 1494 ईस्वी में उसके चाचा की मृत्यु के पश्चात वहाँ अधिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसका फ़ायदा उठाकर 1497 ईस्वी में बाबर ने अली मिर्ज़ा के सहयोग से समरकंद पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, परंतु ये अधिकार उसका ज़्यादा समय तक नहीं रहा था, क्योंकि उसकी बीमारी और उसके भाई जहांगीर मिर्ज़ा के द्वारा फरगना पर अधिकार करने के कारण उसे समरकंद छोड़कर अपने इलाके की तरफ जाना पड़ा था। यानी 100 दिन के बाद ही समरकंद उसके हाथों से निकल चुका था। जहाँ एक और उसके हाथों से समरकंद निकला था, वहीं उसके भाई के द्वारा फरगना भी उससे छीन लिया था। तब वो भटकने की स्थिति में पहुँच गया था, परंतु 1500 ईस्वी में उसने फरगना पर पुनः अधिकार कर लिया और 1501 ईस्वी में उसने पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और उसने सैबानी खां उज़्बेक को परास्त करके उस पर अधिकार कर लिया था, परंतु 1502 ईस्वी में सैबानी खां उज़्बेक ने उसे पुनः परास्त करके समरकंद से उसे भगा दिया था। ऐसी स्थिति में बाबर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या कहें या उसके सामने एक चुनौती थी कि वो अपनी इस छोटी सी जागीर फरगना का विस्तार कैसे करे। परंतु संयोगवश काबुल में उसके जो चाचा थे उलुग बेग, उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ की अव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब उसका उद्देश्य उत्तर पश्चिम के बजाय दक्षिण पूर्व के इलाके काबुल और काबुल से भारत की ओर अपना राज्य विस्तार करने का उसने निश्चय किया था और 1507 ईस्वी में उसने अपने पूर्वजों की जो मिर्ज़ा की उपाधि थी, उस उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी। 1511 ईस्वी में
उसने पुनः समरकंद की ओर या समरकंद पर अधिकार करने का निश्चय किया और इसी समय ईरान के शाह इस्माइल के सहयोग से उसने शैबानी खां पर आक्रमण करके समरकंद का अधिकार कर लिया था। परंतु 1512 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद उसके हाथों से निकल चुका था। यानी बार बार समरकंद पर विजय करके उस पर अधिकार करने का बाबर का जो प्रयास था उसमें वो असफल रहा था। यानी मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए बाबर ने अपना ध्यान भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए किया था और चूँकि 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया था तो उसका जो आधार था भारत पर आक्रमण करने का वो काफ़ी मजबूत हो चुका था, क्योंकि वो काबुल से भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता था। और इसी दृष्टि से उसने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में बाजूर के दुर्ग पर किया था और भारत पर इस आक्रमण के समय बाबर ने बंदूकों और बारूद का प्रयोग किया था, जो कि भारत में सबसे पहले बारूद के प्रयोग की जानकारी हमें मिलती है। इसके पश्चात दूसरा, तीसरा, चौथा आक्रमण भी उसने पंजाब के इलाकों पर करके उन इलाकों पर अधिकार करने का उसने प्रयास किया था, परंतु मध्य एशिया की अव्यवस्था ने बार बार उसे वापस अपने इलाके फरगना और काबुल को सुरक्षित करने के लिए जाना पड़ा था। उसका निर्णायक आक्रमण 1525 ईस्वी में, जो कि 5वां आक्रमण था, उस आक्रमण में उसने भारत पर सफल आक्रमण किया था और ये आक्रमण अंततः पानीपत के फर्स्ट युद्ध के रूप में, परिणति के रूप में हमें देखने को मिलता है। भारत पर बाबर के आक्रमण के पीछे जो मुख्य कारण गिनाया जाता है, वैसे तो इसके कारण काफ़ी हैं, क्योंकि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, भारत से अपार धन दौलत प्राप्त करना चाहता था, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो मध्य एशिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था और न ही अपने साम्राज्य का विस्तार वो पश्चिमी मध्य एशिया में कर पा रहा था। इसलिए उसने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना उचित समझा और उसके लिए सुरक्षित भी था, क्योंकि उस समय देखें तो जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, वो लोधी वंश के शासक इब्राहिम खां लोधी से नाराज़ था और उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। और साथ में ही इब्राहिम लोधी की चाचा आलम खां लोधी ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबरनामा में अकबर लिखता है कि उस समय के मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा संग्राम सिंह, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। यद्यपि बाबरनामा के अलावा किसी भी अन्य ग्रंथ से इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है, परंतु इतना निश्चय है कि दौलत खां और आलम खां ने भारत पर, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। और इसी का परिणाम है कि बाबर 1525 ईस्वी में अपनी सेना लेकर सियालकोट होते हुए दिल्ली की तरफ उसने प्रस्थान किया था और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली से पूर्व हरियाणा में स्थित पानीपत के मैदान में उसने अपना पड़ाव, जहाँ इब्राहिम लोधी ने डाल रखा था, वहाँ उसने भी अपना पड़ाव डाल दिया था। उन दोनों की सेनाओं का संख्या के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग बताई है। अबुल फजल और फरिश्ता लिखते हैं कि बाबर की सेना लगभग 12,000 थी और इब्राहिम लोधी की लगभग 1,000 थी। रसबुक ब्रिलियम बाबर की सेना 8,000 बताते हैं, जबकि इब्राहिम लोधी की 1,00,000 सेना बताते हैं। परंतु यदि हम देखें तो सिर्फ 8,000 या 12,000 सेना के द्वारा 1,00,000 सेना को घेरना, उनको पराजित करना असंभव था। कितनी भी कमज़ोर सेना हो, परंतु संख्या बल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो हम मान सकते हैं, क्योंकि बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था जिसमें उसने 10,000 सैनिकों का प्रयोग किया था। तो इन 10,000 सैनिकों और मुख्य सेना, ये सारी सेनाओं का मिलाएं तो बाबर की सेना लगभग 24 से 25,000 रही होगी और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 48 से 50,000 की रही थी। यानी दोनों सेनाओं का जो अनुपात था 1:2 था। यानी इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की लोदी की सेना से दुगनी थी। परंतु इसके बावजूद भी बाबर ने अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा, अपनी रक्षात्मक व्यूह रचना के द्वारा और अपनी सूझबूझ और अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा उसने अंततः लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। और ये युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध से पहले बाबर ने बड़ी ही सूझबूझ तरीके से अपनी पूरी सेना को व्यवस्थित किया था। उसने अपनी सेना के बाह्य हिस्सा, जो कि पानीपत के दुर्ग का दीवार थी, उससे उसने सुरक्षित किया। बाह्य हिस्से को उसने खाइयों के द्वारा खोदकर, कटीली झाड़ियाँ डालकर उसको सुरक्षित किया। और सामने जो उसने सेना की व्यूहरचना अपनाई थी, उस व्यूहरचना को यदि हम देखें तो उसने पूरी की पूरी अग्रिम पंक्ति में अपनी तोपों को व्यवस्थित किया। अपने जो गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को चमड़े के द्वारा, रस्सों के द्वारा बांधकर अपनी सेना को सुरक्षित किया। उनकी आगे खाइयाँ उसने स्थापित की ताकि उसकी सेना सुरक्षित रखे। और अग्रिम पंक्ति में उसने 500 तोपों को, गाड़ियों को जो थी जिन पर स्थापित था, उनको चमड़ों की रस्सियों से बांधकर सेना के आगे रखा। और उनकी जो तोपें थी, उन तोपों का जो नेतृत्व कर रहा था, दाहिनी ओर उस्ताद अली और बाईं ओर मुस्तफ़ा उसकी सेना, तोपखाना सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इन तोपखाना सेना के पीछे उसकी अग्रिम रक्षक दल, जो कि हरावल दल था, वो तैनात था। और उन तोपों के और उन गाड़ियों के बीच में जगह जगह जो जगह थी, उन जगहों में से उन सैनिकों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। सेना के मुख्य भाग में, जो कि केंद्र था, वहाँ पर बाबर ने अपने आप को, स्वयं को सुरक्षित स्थापित किया ताकि वो सेना का नेतृत्व कर सके। और सेना के दाएं और बाएं भाग के थोड़ी दूर पर उसने अपनी तुलगुमा सेना को नियुक्त किया था, जिसने युद्ध के पूर्व लोदी सेना को पीछे से जाकर घेर कर आक्रमण करने का काम किया था। यानी एक तरह से उसने अपनी पूरी सेना को न केवल सुरक्षित और व्यवस्थित किया, बल्कि आक्रामक और सुरक्षात्मक नीति, दोनों ही नीतियों में वो उसकी सेना कारगर साबित हो, ऐसी उसने व्यवस्था की थी। जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और नहीं हमें इसकी जानकारी भी मिलती है कि किस तरह से उसने अपनी सुरक्षा या सेना को व्यवस्थित किया था। सामान्यतः भारत में जितने भी आक्रमणकारी थे, उन जो भी राजा थे, चाहे सल्तनत काल के हो या चाहे राजपूत शासक हो, उनका एक निश्चित पैटर्न होता था। उस पैटर्न के तहत अग्रगामी दस्ता, मुख्य दल, दायां पाश और बायां पाश, इस तरह की सेना की व्यवस्था होती थी। और शायद इब्राहिम लोदी ने भी अपनी सेना को इसी तरह से व्यवस्थित किया था, परंतु वो खुले मैदान में थी, जिस पर आक्रमण करना बहुत ही आसान बाबर के लिए हो गया था। और 21 अप्रैल 1526 के इस युद्ध में बाबर ने बड़ी ही कुशलता के साथ अफगानों का प्रारंभिक आक्रमण को विफल कर दिया। और विफल करने के पश्चात उसने अपने तोपचियों को गोले बरसाने के आदेश दिए, जिसके कारण अफगान सेना में खलबली मच गई। और इस अफगान सेना पर बाबर के तोपों ने और बाबर के तीरंदाजों ने वार करके उनको पराजित किया था। और इस युद्ध में
इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ था और अंततः इस युद्ध में बाबर को विजय मिली थी। और ये विजय कोई छोटी मोटी विजय नहीं थी, क्योंकि भारत में एक वंश का अंत हुआ था, लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और अफगानों से ये सत्ता जाकर मुगलों के पास आई थी। भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई थी, मुगल वंश की, यानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अफगानों से सत्ता, जो कि लोदियों के नेतृत्व में अफगान अभी तक भारत में सत्ता स्थापित किए हुए थे, उनसे ये सत्ता जाकर मुगलों के हाथों में सत्ता गई थी। नवीन राज्य की स्थापना हुई थी और इस नवीन राजवंश ने लंबे समय तक भारत पर राज किया था। बाबर की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई और बाबर के जो बुरे दिन थे वो समाप्त हो गए थे। जैसा कि प्रोफेसर रसबुक विलियम लिखते हैं कि इस युद्ध में विजयी होने के से बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे। उसे अपने प्राणों की रक्षा की और सिंहासन सुरक्षित रखने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि अब वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था। इस विजय के पश्चात बाबर ने अपने दो महत्वपूर्ण सेनानायकों मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली और अपने बड़े पुत्र हुमायूं को आगरा भेजा, ताकि इन दोनों नगरों पर अधिकार किया जा सके और वहाँ जो सुल्तान की राजकोष था उस राजकोष को सुरक्षित रखा जा सके। और ऐसा ही हुआ। मुगल सेना ने इन दोनों ही सेनानायकों हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और वहाँ के जो कोष था उस कोष को अपने कब्जे में कर लिया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली में बाबर पहुंचा। उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और यहाँ से जो धन दौलत प्राप्त हुआ था उस धन दौलत को उसने अपने सेना में उसने वितरित किया और जो कोहिनूर हीरा इब्राहिम लोदी के पास था उस कोहिनूर हीरे को उसने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को सौंपा था। यानी उसने जो कुछ धन दौलत प्राप्त किया था उसने अपनी सेना और अपने परिवार के लोगों में उसको वितरित कर दिया था। इसलिए भारतीय इतिहास में उसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बाबर का ये जो पहला अभियान था जिसमें उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके नवीन नए वंश की स्थापना की थी, ये एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम था। इसके पश्चात हम देखेंगे कि बाबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, उसके ही विश्वस्त चंदेरी के शासक मैदिनी राय और तत्पश्चात इब्राहिम लोदी के छोटे पुत्र महमूद लोदी को गागरा के युद्ध में परास्त करके उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ था। और इसका विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे।